हेलो दोस्तों। तो हम लोग चैप्टर नंबर 23 को कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं आज। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 3। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 हो जाएगा। इसमें वीडियो जो है मतलब चैप्टर नंबर 23 जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले का जो हमारा जितना भी पार्ट 2 है, 1 है, 2 है और चैप्टर जो है 1 से लेकर 22 तक वो हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, कोई भी पेमेंट नहीं करना है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और पीडीएफ भी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि किस चैप्टर का पीडीएफ आप लोग को चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 23 का पार्ट 3। ठीक है, जिसमें हम लोग ये चीज देख चुके थे, जनजातीय संस्कृति व धार्मिक व्यवस्था। यहाँ पर देख चुके थे, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या था कि झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं थी, जैसे अखरा, सरना, युवा गृह। अखरा किसे कहते थे? पंचायत स्थल को या फिर नृत्य का मैदान को, सरना पूजा स्थल को, और युवा गृह शिक्षण प्रशिक्षण के लिए संस्था होते थे। ठीक है, ताना भगत तथा सफाहोट समूह को छोड़कर शेष जनजातीय समाज प्राय मांसाहारी होते थे। ठीक है, ताना भगत और सफाहोट समूह को छोड़कर बाकी जनजातीय समाज जो थे वो मांसाहारी होते थे। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पर देखते हैं, जनजातीय समाज में चावल से बना पेय, मतलब चावल से बना जो पेय होता है वो हड़िया अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है, तो जनजातीय समाज में चावल का बना होता है जो पीने का पदार्थ, उसको हड़िया कहते हैं। ये अत्यंत लोकप्रिय है। ठीक है, जनजातीय समाज में हड़िया जो है वो अत्यंत लोकप्रिय है। जनजातीय समाज का पारंपरिक पहनावा करेया जो पुरुष के लिए है, और परेया ये महिलाओं के लिए है, और खनेरिया, ठीक है, ये सब एक पारंपरिक जो है वो पहनावा है, पारंपरिक पहनावा है जनजातीय समाज का। करेया, परेया, खनेरिया। ठीक है, करेया पुरुष के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, परेया महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। ठीक है, तो करेया, ठीक है, करेया पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है। मान लीजिए कि पुरुष लोग, हम लोग बहुत लड़का लोग करिया होते हैं, तो इसे याद रख लीजिए कि करेया पुरुषों के द्वारा, परेया लड़की लोग परी दिखती है, तो यहाँ परेया, परी जैसा साउंड कर रहा है थोड़ा, परेया परी जैसा, तो महिलाओं के लिए परेया वस्त्र। और ये खनेरिया, ठीक है, ये हमारा ये मतलब जनजातीय समाज का पारंपरिक पहनावा है, करेया, परेया, खनेरिया। ठीक है, परेया पिघना भी कहा जाता है, परेया को पिंधना, पिंधना भी कहा जाता है। किसे पिंधना किसे कहा जाता है? तो परेया। परेया क्या है? तो महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र परेया कहलाता है। ठीक है, परेया को पिंधना भी कहते हैं, परेया को पिंधना भी कहा जाता है, परेया को पिंधना भी कहा जाता है। जनजातीय समाज में मृत्यु के बाद शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा का प्रचलन है। जनजातीय समाज में किसी की मृत्यु के बाद शव को जलाने का और दफनाने का दोनों का प्रथा है। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चों को मतलब दफनाया जाता था, कम एकदम छोटे बच्चों को, और बाकी नौजवान चाहे बड़े लोग हो गए उनको जलाया जाता था। ठीक है, जनजातीय समाज में मृत्यु के बाद शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा का प्रचलन है। जनजातियों का प्राचीन धर्म, जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना है। ठीक है, जिसमें प्रकृति पूजा की जाती है। सरना में क्या होता है कि प्रकृति की पूजा की जाती है। ठीक है, तो जनजातियों का प्राचीन धर्म कौन सा है? तो सरना है। ठीक है, जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना है, जिसमें प्रकृति पूजा की जाती है। ठीक है, सरना में क्या होता है कि प्रकृति की पूजा की जाती है। झारखंड की जनजातियां बोंगा मतावलंबी, क्या है? बोंगा मतावलंबी है। झारखंड की जनजातियां बोंगा मतावलंबी है। झारखंड की जनजातियां बोंगा मतावलंबी है तथा बोंगा को ही इस समाज में सर्वशक्तिमान माना जाता है। तो झारखंड की जनजातियां जो है वो बोंगा मतावलंबी है, जिसमें क्या है कि बोंगा को इस समाज में सर्वशक्तिमान माना जाता है। ठीक है, झारखंड की जनजातियां बोंगा मतावलंबी है। ठीक है, झारखंड की जनजातियां जो है बोंगा मतावलंबी है तथा बोंगा को ही इस समाज में सर्वशक्तिमान माना जाता है। ठीक है, बोंगा को जनजातीय समाज में बोंगा को सबसे ज्यादा, बोंगा को, ठीक है, बोंगा जनजाति को सर्वशक्तिमान माना जाता है।
झारखंड की जनजातियां बोंगा मतावलंबी हैं। झारखंड की जनजातियां जो है वो बोंगा मतावलंबी है तथा बोंगा को ही इस समाज का सर्वशक्तिमान माना जाता है। ठीक है, जनजातीय समाज का। झारखंड की अधिकांश जातियों में प्रमुख देवता सूर्य है, सिंहमोंगा। ठीक है, सूर्य को सिंहमोंगा भी कहते हैं। तो झारखंड की अधिकांश जनजातियों में प्रमुख देवता जो है वो सूर्य है। अभी हम लोग देखें कि यहाँ पर जनजातियों का प्राचीन धर्म जो है वो सरना है। सरना जिसमें जो है प्रकृति का पूजा किया जाता है। तो सूर्य जो है वो प्रकृति का ही एक रूप है। तो झारखंड की अधिकांश जनजातियों में प्रमुख देवता सूर्य है। ठीक है, अधिकांश जनजातियों में प्रमुख देवता कौन है? सूर्य है। उनको सिंहमोंगा भी कहते हैं। जनजातियों के पर्व त्योहार सामान्यतः कृषि एवं प्रकृति से संबंध होते हैं। ठीक है, संबंधित होते हैं। तो जनजातियों के जो पर्व त्योहार होते हैं वो सामान्यतः जो है वो कृषि से और प्रकृति से संबंधित होते हैं। ठीक है, जनजातियों का पर्व त्योहार होता है जो वो कृषि से और प्रकृति से ज्यादा संबंधित होता है। अभी हम लोग देखे थे वहां पे। ठीक है, प्रकृति पूजा सरना जो है वो प्राचीन धर्म है जिसमें क्या होता है कि प्रकृति का पूजा किया जाता है। तो जनजातियों के पर्व त्योहार सामान्यतः कृषि एवं प्रकृति से संबंधित होते हैं। महत्वपूर्ण अवसरों पर कई जनजातियों में बलि देने की प्रथा है। कई जनजातियों में जो है वो बलि प्रथा भी प्रचलन है। ठीक है, कई जनजातियों में बलि प्रथा भी प्रचलन है। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण अवसरों पर, महत्वपूर्ण अवसरों पर कई जनजातियों में बलि प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, आगे देखते हैं जनजातीय अर्थव्यवस्था के बारे में। जनजातीय अर्थव्यवस्था के बारे में, तो झारखंड की जनजातियों का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि कार्य है। ठीक है, कृषि कार्य है। मतलब झारखंड की जनजातियों का प्रमुख आर्थिक, ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो क्या है? कृषि का कार्य है। मतलब कृषि का कार्य आर्थिक क्रियाकलाप को सुधारने के लिए या फिर आर्थिक की स्थिति में जो भी आर्थिक स्थिति जो है वो उनका चलता है वो कृषि से चलता है। मतलब कृषि पर ज्यादा निर्भर है झारखंड की जनजातियां। झारखंड की जनजातियों का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि कार्य है। वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री हेतु यहाँ की जनजातियों में हाट का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो हाट माने बाजार होता है। ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए यहाँ की जनजातियों में हाट का महत्वपूर्ण स्थान है। बाजार का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हाट का वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री के लिए यहाँ की जनजातियों में हाट का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो जनजातीय समूह और जनजाति। ठीक है, तो कुछ जनजातीय समूह के बारे में देखते हैं और यहाँ पर उनकी जनजाति के बारे में। जैसे कृषि जनजाति, तो कृषि जनजाति में कि कौन कौन से जनजाति आ जाते हैं? कृषि जनजातीय समूह में कौन कौन से जनजाति आ जाते हैं? तो संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज। ठीक है, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज जो है वो कृषक जनजाति में आते हैं, मुख्यतः इसमें आते हैं। ठीक है ना, कृषक जनजाति में मुख्यतः कौन कौन सी जनजाति आ जाती है? तो संथाल हो गया, मुंडा, हो, उरांव और भूमिज। जिसमें ये सब पूछा हुआ है, जो स्टार मार्क लगा हुआ है ये सारा पूछा हुआ है। ठीक है, तो आगे भी पूछ सकता है और कोई और भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि जो स्टार मार्क लगा हुआ है वही बार बार पूछे। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको सब चीज ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो कृषि जनजाति में कौन कौन सी जनजाति आ जाती है? संथाल, संथाल, मुंडा, हो, उरांव और भूमिज। ठीक है, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज जैसे कृषि जनजाति है। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज। कृषि जनजाति संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज। कृषि जनजाति संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज। शिकारी संग्रहकर्ता, ठीक है, ये जनजाति समूह है। इसमें कौन कौन से जनजाति आ जाते हैं? ये देखिए पूछा हुआ है शिकारी संग्रहकर्ता। इसमें बिरहोर हो जाते हैं, कोरवा, खड़िया। शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति कौन कौन से हैं? बिरहोर, कोरवा, खड़िया। बिरहोर, कोरवा, खड़िया। बिरहोर, कोरवा, खड़िया। बिरहोर, कोरवा, खड़िया। ठीक है, बिरहोर, कोरवा, खड़िया। बिरहोर, कोरवा, खड़िया। बिरहोर, कोरवा, खड़िया। ठीक ना, आगे देखते हैं। कृषि जनजाति में कौन कौन से थे? संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज। कृषि में संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज। शिकारी संग्रहकर्ता बिरहोर, कोरवा, खड़िया। शिकारी संग्रहकर्ता बिरहोर, बिरहोर, कोरवा, खड़िया। शिकारी संग्रहकर्ता बिरहोर, कोरवा, खड़िया।
घुमंतु कृषिक, ठीक है, घुमंतु कृषिक में माल पहाड़िया सोरिया पहाड़िया, ठीक है। मान लीजिए कि पहाड़ में सब घूमने चला गया, घुमंतु, देखिए लग रहा है ऐसा ना कि थोड़ा घूमने फिरने टाइप का साउंड कर रहा है, घुमंतु लिखा हुआ है। तो घुमंतु कृषिक में कौन से जनजाति आ जाते हैं, तो माल पहाड़िया और एक सोरिया पहाड़िया, ठीक है। शिल्पकार, शिल्पकार करमाली, लोहार, चिक बड़ाइक, महली। शिल्पकार में मतलब कुछ बनाने बनाने जो होता है, बनाना मतलब कोई भी चीज को आकृति प्रदान करना, किसी भी चीज का ढांचा प्रदान करना किसी भी चीज को, तो शिल्पकार उसको कहते हैं। इसमें करमाली, लोहार, चिक बड़ाइक और महली ये सब आ जाते हैं, ठीक है। करमाली, लोहार, चिक बड़ाइक, महली जो है वो किस जनजाति समूह में है, शिल्पकार में। तो कृषि जनजाति में संथाल, मुंडा, हो, राव, भूमिज, शिकारी संग्रहकर्ता, बिरहोर, कोरवा, खड़िया। घुमंतु कृषिक में माल पहाड़िया, सोया पहाड़िया। शिल्पकार में करमाली, लोहार, चीक बड़ाइक और महली, ठीक है। आगे देखते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद। इसमें देखते हैं तो राज्य सरकार ने राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की नई नियमावली की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत इस परिषद के गठन में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार ने राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की नियमावली की अधिसूचना जारी की है, ठीक है। राज्य सरकार ने राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की नई नियमावली की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत इस परिषद के गठन में राज्यपाल की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इसके तहत मतलब जनजातीय सलाहकार परिषद जो नया नियमावली आया है, इसके तहत क्या हुआ है कि राज्यपाल की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो जनजातीय सलाहकार परिषद में राज्यपाल का कोई भी भूमिका अब नहीं रहा। परिषद में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा 18 सदस्य होंगे, ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 18 सदस्य होंगे, ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 18 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 18 सदस्य होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष, किस परिषद के, जनजातीय सलाहकार परिषद के, ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद के मुख्यमंत्री जो है, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब, ठीक है। मुख्यमंत्री जनजातीय सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष तथा जनजातीय कल्याण मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। जनजातीय कल्याण मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। क्या बोल रहा है, फिर से देखते हैं कि मुख्यमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जनजातीय सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, कौन, मुख्यमंत्री। और जनजातीय कल्याण मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री जनजातीय सलाहकार परिषद के पदेन अध्यक्ष तथा जनजातीय कल्याण मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। परिषद में 3 सदस्य जनजातीय विषयों के विशेषज्ञ होंगे, जिनका मनोनयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति से इसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखते हैं फिर से कि परिषद में, जनजातीय सलाहकार परिषद में 3 सदस्य जनजातीय विषयों के विशेषज्ञ होंगे, ठीक है। 3 सदस्य जनजातीय विषयों के विशेषज्ञ होंगे, जिनका मनोनयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जिनका मनोनयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति से इसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए कि परिषद में, जनजातीय सलाहकार परिषद में 3 सदस्य जनजातीय विषयों के विशेषज्ञ होंगे। 3 सदस्य जो है वो जनजातीय विषयों के विशेषज्ञ होंगे, ठीक है, जिनका मनोनयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति से इसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं परिषद के सदस्यों को किसी प्रकार का भुगतान
नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि परिषद का कोई सदस्य बनते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का भुगतान मतलब पेमेंट वगैरह नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। परिषद के सदस्यों को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। एक वर्ष में परिषद की कम से कम 2 बैठकें आयोजित होंगी तथा बैठक से 10 दिन पहले सदस्यों को बैठकों की सूचना देना अनिवार्य होगा। ठीक है, क्या है कि एक वर्ष में परिषद की जनजातीय सलाहकार परिषद वाला जो था परिषद, तो एक वर्ष में परिषद की कम से कम कितनी बैठकें होंगी? तो 2 बैठकें होंगी। एक वर्ष में परिषद की कम से कम 2 बैठकें होंगी आयोजित। ठीक है, आयोजित बैठकों का जो सूचना है वो 10 दिन पहले देना पड़ेगा। ठीक है, सदस्यों को। तो क्या है कि एक वर्ष में परिषद की कम से कम 2 बैठकें आयोजित होंगी तथा बैठक से 10 दिन पहले सदस्यों को बैठकों की सूचना देना अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बैठक की गुणपूर्ति, कोरम। ठीक है, टेन्योर, कोरम। तो बैठक की गुणपूर्ति कोरम कहते हैं। बैठक की गुणपूर्ति हेतु अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ठीक है, बैठक का जो कोरम होगा उसमें अध्यक्ष के साथ कम से कम कितना 7 सदस्य का उपस्थिति अनिवार्य होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि जनजातीय सलाहकार परिषद में बैठक का जो गुणपूर्ति होगा, जो कोरम होगा, उसमें अध्यक्ष के साथ कम से कम कितना सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है? तो अध्यक्ष के साथ 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बैठक की गुणपूर्ति, जिसको कोरम भी कहे गुणपूर्ति को अगर हम, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैठक की गुणपूर्ति कोरम हेतु अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है आज। टोटल 3 पार्ट लगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ज्यादा लंबा नहीं है, एक पार्ट 20 मिनट का है, एक 38 मिनट का, और ये लगभग 18-20 मिनट का ये वीडियो है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक को डाल देंगे और वहां पर जाके आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं कि किस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए। और ये जो वीडियो जो है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जेपीएससी जैसे कक्षपाल वगैरह हो गया, आने वाला कोई भी JILCC जो भी फॉर्म रिलीज किया है, नया फॉर्म, तो उस सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्या बोलते हैं आपका ये वीडियो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप पूरा का पूरा सिलेबस को हम कंप्लीट करा देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस। कहीं भी आप अभी तक हम जितना वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि कहीं भी कटिंग नहीं हुआ है कि कोई चैप्टर को आधा पढ़ाए हो, किसी भी चैप्टर का एक पार्ट करके दूसरा पार्ट गायब कर दिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।